नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस एम लांबा आपका वाई वाले गुरुजी चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पढ़ाई से हट करके एक नया टॉपिक जो भी वर्तमान में काफ़ी परेशान कर रहा है, ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस, इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। ये टॉपिक वैसे तो पढ़ाई से संबंधित भी है, क्योंकि जब हम कवक पढ़ते हैं तो इनके बारे में पढ़ते हैं, यानी इस कवक की वजह से होने वाला जो ये रोग है ब्लैक फंगस, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये कोई नया रोग नहीं है, इसको घबराने की जरूरत नहीं है, पहले भी ये हुआ करता था। लेकिन अभी वर्तमान में कुछ कंडीशन, हालात ऐसे हो गए हैं जो इस के फैलने के लिए जिम्मेदार हैं। तो दोस्तों, पहले तो हम ये जानेंगे कि ये म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस है क्या। तो आप कह सकते हैं कि हमारे वातावरण के अंदर जैसे जीवाणु रहते हैं, विषाणु रहते हैं, वैसे ही फंगस जो होते हैं, जो कवक होते हैं, वो भी वातावरण में उनके जो स्पोर्स होते हैं, उनके जो बीजाणु होते हैं, वो आप कह सकते हैं इस वायुमंडल के अंदर हैं। वो किसी सतह पे चिपक भी सकते हैं, और आप कह सकते हैं वो ही कवक, अगर वो ही बीजाणु अगर मान लीजिए खाने पीने की चीज़ों पर, सड़ी गली जो चीज़ें हैं, जो मान लीजिए चाहे पेड़ पौधों से प्राप्त हुई हों या फिर आप कह सकते हैं कोई भोजन से संबंधित है, उन पे जब वो गिर जाते हैं तो उनको वहाँ पर पोषण मिलता है और वहाँ उग जाते हैं। आपने ब्रेड को देखा होगा, ब्रेड को 2-3 दिन अगर खुला छोड़ देते हैं, उसके बाद में उसमें एक काला सा स्पॉट बन जाता है, वो कवक ही है, वो राइजोपस नाम का कवक है। और इसी तरीके से ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है, ये कवकों का एक समूह है जो आप कह सकते हैं हर जगह विद्यमान तो है, लेकिन ये आसानी से हमारे शरीर में इन्फेक्शन नहीं करता है। लेकिन अभी वर्तमान में कंडीशन ऐसी हो गई है कि सबसे जो मेन मुद्दा है वो है अभी वर्तमान में कोविड-19 की जो समस्या चल रही है, कि कोविड-19 ने बहुत ज़्यादा प्रलय मचा रखा है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेथ भी हुई है, और वो भी आप कह सकते हैं कुछ हमने इसको थोड़ा सा हल्के में लिया, हमने थोड़ी सावधानियाँ कम बरती, इसकी वजह से ये ज़्यादा फैल गया। फिर भी अभी लोग काफ़ी अवेयर हो गए हैं, और इसकी वजह से, जागरूकता आने की वजह से अभी इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, और ये हो भी जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में जो आप ज़्यादा सुन रहे हैं वो कि कब ब्लैक फंगस नाम की नई बीमारी आ गई है। दोस्तों, ये नई बीमारी नहीं है, ये पहले भी होती थी। अभी वर्तमान में इसका कारण हो गया कोविड-19, कि जिस व्यक्ति को कोविड-19 हो गया है और जो कई दिन तक हॉस्पिटल नहीं गया और उसको काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया, उसने आसानी ऐसे हल्के में ले लिया कि जुकाम होगा या फिर ऐसे ही निमोनिया टाइप में होगा, और थोड़ा बहुत इलाज लेते रहे और मतलब पर्टिकुलर डॉक्टर तक नहीं पहुँचे। उन लोगों के अंदर क्या हुआ, जब वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए तब हॉस्पिटलाइज हुए, तो उनके अंदर जो इस कोविड-19 की जो थेरेपी चली, उस थेरेपी में अभी वर्तमान में काफ़ी स्टेरॉइड यूज किया गया। स्टेरॉइड में जैसे डेक्सामेथासोन है, या फिर जो हाइड्रोकोर्टिसोन और ऐसे मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ये इंजेक्टेबल्स के रूप में उनमें यूज किया गया, क्योंकि ये गाइडलाइन के अंदर था। लेकिन अब वो पेशेंट ठीक तो हो गया, लेकिन इन स्टेरॉइड यूज करने से उसकी इम्यूनिटी थोड़ी सी प्रभावित हो गई, यानी उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कमज़ोर हो गई। और इस रोग प्रतिरोधक क्षमता के कमज़ोर होने से वो कोविड-19 से ठीक हुआ पेशेंट जब घर पे जाता है तो थोड़ी असावधानियां रखता है, और उसकी वजह से आप कह सकते हैं उसके अंदर ये ब्लैक फंगस हो रहा है। तो ये जो ब्लैक फंगस है, ये ज़्यादातर उन लोगों को ही प्रभावित कर रहा है जिनके अंदर कोविड-19 के अंदर स्टेरॉइड थेरेपी चली है, या फिर जो कोविड-19 से अभी रिकवर हुए हैं। जो नॉर्मली रिकवर हुए हैं उनको भी रिस्क है, लेकिन जो सीरियस थे और वो रिकवर हुए हैं, उनके अंदर थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा जो शुगर के जो पेशेंट हैं, जिनमें शुगर बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है, और उनके अंदर भी ये है। ऐसे ही जो इम्यूनोथेरेपी ले रहे हैं, जैसे मान लो इम्यूनोसप्रेसेंट ले रहे हैं, कुछ लोगों के अंदर जैसे एलर्जी होती है, सोरियासिस नाम की बीमारी होती है, तो उनके स्टेरॉइड चलते हैं। ऐसे ही जो आप कह सकते हैं आर्थराइटिस के जो पेशेंट हैं, उनमें स्टेरॉइड चलते हैं। ऐसे ही आप कह सकते हैं कुछ कैंसर के पेशेंट हैं, उनमें भी इम्यूनोसप्रेसेंट चलते हैं। तो ये जो सारे जो इम्यूनोसप्रेसेंट चलते हैं, जो स्टेरॉइड चलते हैं, इनमें स्टेरॉइड मुख्य रूप से होते हैं। तो इन पेशेंट्स को, ऐसे लोगों को सावधानी रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। आम जो आदमी है उसको इतना घबराने की जरूरत नहीं, उसको सावधानी रखनी है, लेकिन इतना पैनिक नहीं होना है, क्योंकि ज़्यादा पैनिक होंगे तो आप कह सकते हैं थोड़ा साइकोलॉजिकल भी आदमी बीमार होने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या सावधानी रखनी है वो यहाँ हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इस बीमारी के सबसे पहले तो जो लक्षण हैं वो हम जान लेते हैं, कि इसमें आप कह सकते हैं हमारे आँख के आसपास में स्वेलिंग आ सकती है, रेडनेस आ सकती है। जैसे नाक के आसपास में स्वेलिंग, दर्द, रेडनेस आ सकती है। ऐसे ही जैसे मान लीजिए सिर दर्द ज़्यादा हो रहा है, आँखें लाल हो रही हैं, इस तरीके के लक्षण आते हैं। और साथ में जब बहुत ज़्यादा सीवियर लक्षण आता है तो कहीं तो कुछ ब्लैक स्पॉट हो गया है, इस तरीके से त्वचा पे, आँख के आसपास में, इस तरीके के आते हैं। तो दोस्तों, इसका जो इलाज है वो तो विद्यमान तो है, लोगों के चिकित्सक के पास इलाज है, लेकिन इलाज कहने का मतलब टाइम पे मिले तब ही संभव है।
तो अभी वर्तमान के अंदर इसका जो ये केसेज आ रहे हैं वो ज़्यादा सीवियर होने के बाद में डॉक्टर्स के पास में आ रहे हैं, तो उसका कोई उस टाइम में फिर इलाज नहीं हो पाता है। इसलिए उस अंग को, जैसे आँख में हो गया तो आँख को निकालना पड़ रहा है, नाक में हो गया तो नाक के आसपास के जो टिश्यू को हटाना पड़ रहा है ना, ऐसे जबड़े को हटाना पड़ रहा है। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं उस अंग को हटाना पड़ता है। तो काफ़ी ये समस्या वाली बात है वैसे तो, लेकिन अगर हम एक तो इन लक्षणों को पहले से पहचान लें और साथ में हम सावधानी रखें तो हम काफ़ी हद तक इससे बच सकते हैं। तो दोस्तों सावधानी क्या रखनी है, तो हमें सावधानी ये रखनी है कि जो भी शुगर के पेशेंट हैं उनको काफ़ी अवेयर रहना है। जिनके अंदर भी स्टेरॉइड थेरेपी चल रही है, स्पेशली आर्थराइटिस के पेशेंट, उनके अंदर स्टेरॉइड चलते हैं। ऐसे ही जो कैंसर के पेशेंट हैं उनमें, ऐसे ही जो स्किन एलर्जीज के जो पेशेंट हैं जो स्टेरॉइड लेते हैं, है ना, उनके अंदर, तो उनको थोड़ी सावधानी रखनी है। अब सावधानी क्या रखनी है, सावधानी ऐसे रखनी है कि मान लीजिए वो घर में रह रहे हैं तो घर के अंदर नमी वाला माहौल नहीं होना चाहिए, क्योंकि नमी के अंदर कवक है वो ज़्यादा उगता है। नमी का मतलब जैसे वेंटिलेशन रखना है, खिड़कियाँ खोल के रखनी है तो नमी कम रहेगी। और ऐसे ही घर के अंदर जो आप कह सकते हैं कपड़े वगैरह जो होते हैं आपके, या फिर जो बेडशीट वगैरह हैं, उन सब को आपको डेली धूप के अंदर सुखाना है। एक तो डेली चेंज करना है और उसको धूप में सुखाना है। जो धूप में कवक है जनरली ख़त्म हो जाता है। ठीक ऐसे ही हमारे जो खाने पीने की जो चीज़ें बच जाती हैं उनको हम कूड़ेदान में डालते हैं, लेकिन वो ज़्यादा देर तक पड़ा नहीं रहना चाहिए, उसका निस्तारण होना चाहिए। ठीक ऐसे घर में जो ठंडी चीज़ें हैं जैसे रोटी है, ब्रेड है ना, और कुछ भी जो भी है, उसको हम ज़्यादा देर तक खुले में ना रखें, उसको फ्रीज में रखें। फ्रीज में भी आप कह सकते हैं सुबह का उसी दिन यूज कर लें, ऐसे नहीं 2 दिन तक रखा हुआ है। तो इन चीज़ों पर, यानी खाने पीने की चीज़ों पर, और जो कूड़ा करकट है उसमें ये जल्दी उगता है, और ऐसे ही नमी वाले एरिया में जल्दी उगता है ये कवक, यानी इसके फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमें घर में ये सावधानी रखनी है कि सफाई रखनी है, नमी नहीं होने देनी है, कपड़ों को, बेडशीटों को, इनको आप कह सकते हैं धूप में सुखाना है, और घर के अंदर जो आप कह सकते हैं डेली उसको सैनिटाइज, यानी कह सकते हैं जो डिसइंफेक्टेंट होता है जैसे फिनाइल है वगैरह, उससे पोछा लगाना है। साथ में अगर हो सके तो अगर घर में नमी रहती है तो जो हाइपोक्लोराइड होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड, उसका छिड़काव भी कर देना है, जिससे क्या होता है उस कवक के जो बीजाणु है उनकी मरने की संभावनाएं हो जाती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमें घर में सावधानी रखनी है। साथ में अगर किसी के घर में शुगर का पेशेंट है या फिर जो स्टेरॉइड थेरेपी चल रहा है, जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि स्किन एलर्जी का कोई इलाज चल रहा है, आर्थराइटिस का इलाज चल रहा है, तो ऐसे लोगों के अंदर स्टेरॉइड चलते हैं। तो उनके अंदर भी ऐसे ही किसी ने वर्तमान के अंदर मान लीजिए कोई अंग प्रत्यारोपण करवाया, ट्रांसप्लांट करवाया, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, तो उनमें भी ये थेरेपी चलती हैं। तो ऐसे लोगों को बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। बाकी इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी में ऐसे लक्षण आते हैं तुरंत चिकित्सक से परामर्श लेना है। तुरंत मतलब जो भी क्वालिफाइड चिकित्सक है आपके आसपास में जो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, या फिर अगर आप सिटी में रहते हैं तो जैसे मान लीजिए कोई जिला अस्पताल है या फिर जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, वहाँ पर जाके आपको डॉक्टर्स को दिखाना है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं हम इससे काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो दोस्तों ये पढ़ाई से रिलेटेड तो ये टॉपिक है ही, लेकिन आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है कि लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि ऐसी बीमारी नहीं है ये कि ठीक नहीं हो सकती, ठीक हो सकती है, बस हमें इसको फैलने से बचाना है। और फैलने से बचाने का यही तरीका है कि जो पेशेंट ऐसा इलाज ले रहे हैं स्टेरॉइड वगैरह, उनको सावधानी पूर्वक रखना है और साथ में हमें साफ सफाई रखनी है। तो दोस्तों इसके अलावा जो अभी कोविड से जो रिकवर हुए हैं उनके लिए थोड़ा सा स्पेशली, जैसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए और घर पे वो ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशली क्या ध्यान रखना है कि जो ऑक्सीजन मास्क यूज कर रहे हैं उसको एक तो वो थोड़ा सा क्लीन करें या फिर बदल दें। ऐसे ही आप कह सकते हैं जो सिलेंडर के ऊपर जो ऑक्सीफ्लोमीटर लगा होता है उसमें एक पानी भरने वाली जो ट्यूब है, उसके अंदर जो पानी डाल रहे हैं वो या तो डिस्टिल वाटर हो या फिर जो नॉर्मल सेलाइन आता है, जो आप कह सकते हैं जो ड्रिप आती है चढ़ाने की, उसमें जो नॉर्मल सेलाइन आता है वो भर के रखें। इसमें टेप वाटर जो नल का पानी वो बिल्कुल भर के ना रखें, क्योंकि उससे क्या होता है वो जब उस टेप वाटर में इस कवक के बीजाणु होने की संभावनाएं हो सकती हैं, तो वो सीधा आप कह सकते हैं इनहेल होगा। ठीक ऐसे ही यानी गैस ऑक्सीजन जो ले रहा है उसको स्पेशली ध्यान रखना है। ठीक ऐसे ही जो कूलर हम जो चलाते हैं उस कूलर को आप कह सकते हैं कमरे को बंद ना रहने दें, ज़्यादा उमस ना होने दें, क्योंकि कूलर से ज़्यादा उमस होती है। ठीक है, तो जहाँ तक हो सके आप कम से कम कूलर का प्रयोग करें, क्योंकि कूलर का अगर प्रयोग करें तो
वेंटिलेशन यानी वातावरण, कमरे के अंदर जो हवा है वो आर पार होनी चाहिए, अदरवाइज उमस ज़्यादा होती है और उमस से कमरे की जो चीज़ें हैं, चाहे आप कह सकते हैं बेड शीट हों, चाहे और जो पर्दे हों, या फिर आप कह सकते हैं आपकी जो दीवारें हों, वो थोड़ी नमी युक्त हो जाती हैं और वहाँ कवक के ग्रो करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों आपको स्पेशली ये ध्यान रखना है कि घर में नमी का माहौल बिल्कुल भी नहीं होने देना है। घर के अंदर हाइपोक्लोराइड का आप कह सकते हैं छिड़काव करना है, और आप कहते हैं घर में डेली पोछा लगाना है। घर में कूड़ा करकट बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं होने देना है, और आप कह सकते हैं जो भी ठंडी चीज़ें हैं उनको भी बिल्कुल भी नहीं खाना है। और जो पेशेंट इस कैटेगरी में आते हैं उनको थोड़ी सावधानी रखनी है। तो दोस्तों हो सकता है ये जानकारी आपको बहुत ज़्यादा काम आए, और इसी जानकारी को आप अपने घर के हर सदस्य को बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।